वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। माओ के समय में विकास, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था, जो हमारा पार्ट 3 था कि माओ 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लाते हैं और वो किस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं जिससे चाइना में काफ़ी बूस्ट आता है इकोनॉमी में और चाइना की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ से 1949 की क्रांति से चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी, मगर चीन की अर्थव्यवस्था में इससे समस्या आ गई। देखो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पे सभी संसाधनों का जो अधिकार होता है वो सरकार के हाथ में होता है। यानी सरकार डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। जनता को देखते हुए सरकार फैसले लेती है कि जनता के पक्ष में, जनता की जरूरतों के लिए चीज़ों को पूरा किया जाए। ठीक है। चीन में समाजवादी मॉडल को अपनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर जो संसाधन थे उस पर अधिक खर्च करा गया। देखो, चीन में क्या था, समाजवादी जो मॉडल था, ठीक है, इसको अपनाने के लिए जो उनके पास संसाधन थे उसका ज़्यादातर उपयोग उन्होंने आर्थिक तौर पे किया ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से अच्छा कर सके। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो ही लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी और कोई सरकार अच्छा कर पाएगी, जिसकी वजह से चीन के अंदर ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो इकोनॉमी पे दिया गया। चीन ने अपने नागरिकों के सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया। देखो, मूलभूत आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं होती है जिसके बिना किसी व्यक्ति की दैनिक जो लाइफ होती है, जो डेली बेसिस के वर्क होते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, शिक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकता के अंदर आती है। तो चाइना ने जो सबसे पहला टारगेट रखा वो क्या रखा? अपने लोगों की इन सारी ज़रूरतों को पूरा करना। रोजगार, शिक्षा, रोटी, स्वास्थ्य, ठीक है, आदि पर अधिक ध्यान दिया, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया और जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट वीडियो में कि 1978 में जब ओपन डोर पॉलिसी आई थी तो चाइना की गवर्नमेंट एक और पॉलिसी लेके आई, जिस पॉलिसी को उन्होंने क्या बोला? वन चाइल्ड पॉलिसी। ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि अब कपल का एक ही बेबी होगा, एक से ज़्यादा बेबी होगा तो उस पर गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसे अच्छे से मैंने डिफाइन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। कृषि का परंपरागत होना एवं तकनीकी मदद का ना मिलना। देखो, अगर आप कृषि परंपरागत तौर पे करोगे, परंपरागत का मतलब क्या होता है? आप वही पुराने मेथड अपना रहे हो, बैल से कृषि करवा रहे हो, ठीक है, फावड़े की मदद से, ठीक है, आपने मॉडर्नाइजेशन के वे में यानी ट्रैक्टर का यूज़ नहीं किया, अच्छी ड्रिप इरीगेशन नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोड्यूस है, जो भी प्रोडक्शन होगा फार्मिंग में, वो अच्छा नहीं होगा। और जब वो अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे चाइना में प्रॉब्लम देखी जा रही थी, क्योंकि चाइना में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और फूड उस वे में नहीं पड़ रहा था। जैसे कि आपको पता है, जो जनसंख्या होती है ना वो स्क्वायर में बढ़ती है। स्क्वायर मतलब 2, 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, बट जो खाना होता है ना वो सिंपल से मेथड में बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो खाना जो था, जो फूड था, वो जनसंख्या के हिसाब से पूरा ही नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। चीन को अभी आज़ादी मिली थी, साथ ही चीन की आर्थिक नीतियों को किसी बड़े देश का कोई समर्थन नहीं था। देखो, जब तक आपकी नीतियों को किसी बड़े देश का समर्थन नहीं मिलेगा, आप अपनी नीतियों को अच्छा नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम थी चीन के साथ। चीन को किसी देश का समर्थन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि 1978 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था का क्लोज्ड इकोनॉमी होना, बंद अर्थव्यवस्था होना। जब आपकी अर्थव्यवस्था बंद है, आप किसी देश से व्यापार ही नहीं करना चाहते, तो कोई देश आपकी मदद क्यों करेगा? चीन में सुधारों की पहल। अब देखते हैं चीन में सुधार कब शुरू हुए और किस तरह के सुधार थे। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। देखो, एकांतवास, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप अकेले ही अकेले सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अकेले ही अकेले सब कुछ करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो चीन ने क्या करा, 1972 के अंदर अमेरिका से संबंध बनाना शुरू करे। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ये एन कर लेना, ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में 4 आधुनिक प्रस्ताव रखे। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्ताव क्या रखे थे कि हमें जो टेक्नोलॉजी के वे में है, कृषि जो है उसे अच्छा करना चाहिए, कृषि को हमें एक ईजी वे बनाना चाहिए, क्रेडिट अच्छा देना चाहिए, ठीक है, हमें लोन देने चाहिए ताकि फार्मर्स आगे आए, अच्छा इनिशिएट लिए। ठीक है, 1978 में हाल ही के नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। ठीक है, तो ओपन डोर पॉलिसी आपको पता ही है क्या था, कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, अधिक से अधिक व्यापार करना, एफडीआई को अपने देश में लेके आना। ठीक है, 1982 में कृषि को निजीकरण किया गया। कृषि का निजीकरण क्या? पहले ना गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है।
जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे ना वो अच्छा इनिशिएट नहीं लेते थे। अब देखो, अगर मैं फार्मर हूँ और मैं अपनी मर्जी से किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता तो मैं फिर क्यों प्रोड्यूस करना चाहूँगा। 1982 में क्या होता है, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है फार्मर्स को कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को प्रोड्यूस करो, आप एक प्रॉपर मैनर में उसका एक प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने MSP सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऐसी कुछ सुविधाएं दी गई चाइना की गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के फार्मर्स को। जब चाइना की सरकार ने निजीकरण किया तो उस सरकार को फ़ायदा हुआ और लोगों ने नील जैसी खेती को करवाया। ठीक है, अब देखो नील क्या है, जैसे आपने नील सुना होगा, कॉटन सुना होगा, टबैको सुना होगा। ठीक है, ये सारी कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप का मतलब क्या, ये वो क्रॉप होती है जो प्रोड्यूस होते हैं, मार्केट में बिकने को तैयार हो जाती है। ठीक है, टबैको देख लो आप, ठीक है, कॉटन देखो, ठीक है, नील, तो ये फटाफट बिक जाएंगे मार्केट में, जिसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा हुआ। 1998 उद्योगों को निजीकरण किया गया, साथ ही चीन में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। देखो SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पे अधिक से अधिक संसाधन होते हैं, जहां पे अधिक से अधिक व्यापार पे जोर दिया जाता है। ठीक है, इसे SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चीन ने 2001 में, ठीक है, किस में प्रवेश किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रवेश किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब बना था, 1995। ठीक है, तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना था और चीन ने इसे 2001 में ज्वाइन कर लिया था। जैसे कि आपको पता होगा WTO के अंदर ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स होते हैं, जिसके तहत देशों को सब्सिडी मिलती है। तो चाइना जब इसके अंदर आया तो चाइना को काफ़ी बेनिफिट शुरू हुआ। देखो इसके साथ ही क्या है, चीन में बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया। अब चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करा, खोल दिया सभी देशों के लिए, जिसके वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू, देखो हो सकता है हमने सुधार तो अच्छे वे में करे हो, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता होगा। तो देखते हैं चाइना में उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। चीन में आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। देखो ये आमतौर पे बहुत कॉमन सी बात होती है कि रिच और पुअर होते ही हैं क्लास में। ठीक है, क्लास इन द सेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल की क्लास की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा, जब कोई भी नया इनिशिएटिव होता है या कोई भी नई स्कीम आती है तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा बड़े लेवल के किसान उठा पाते हैं या बड़े लेवल के उद्योगपति उठा पाते हैं, इंडस्ट्रीज, और छोटे नहीं उठा पाते। ऐसा ही चाइना में हुआ कि जो पैसे वाले थे उन्होंने तो काफ़ी फ़ायदा उठाया वहाँ पे क्रांति का, जो औद्योगिक क्रांति हुई, बट आम जनता इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी चीन में। ठीक है, तो आपको पता है पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में ज़्यादा से ज़्यादा किस पे बल दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाता है बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता वेलफेयर से। ठीक है, तो चाइना के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट की बात करी जा रही थी तो आम जनता की ज़रूरतों को इग्नोर किया गया था। चीन में स्त्रियों की स्थिति का ठीक नहीं होना, तो आपको ऐसे पता होगा बच्चों और स्त्रियों को काम में लगाए इसलिए ज़्यादातर जाता है कि उन्हें कम सैलरी दी जाए, क्योंकि उन्हें राइट्स ज़्यादा पता नहीं होते, कुछ बोलेंगे तो डांट दो तो चुप हो जाएंगे, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों को देखा गया बड़े स्तर पे। गांव एवं शहरी जीवन में अंतर का होना। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा लोग गांव से शहर क्यों आते हैं, सिंपल सी बात है, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आते हैं। बट रियलिटी में अगर सरकार गांव के अंदर ही वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दे गांव के लोगों को, तो उन्हें शहर तक आने की नीड ही नहीं है। आज के टाइम अगर हम देखें तो दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लोग मानते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं करवा सकती। दिल्ली का अगर लैंड मास देखा जाए तो बहुत छोटा है, बट जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 11,000 लोग रहते हैं, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं, इतना बुरा हाल। तो ऐसा कहाँ पे था, चाइना जैसी कंट्रीज़ में, कि लोग काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट करके आ रहे थे गाँव से शहर की ओर। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। तो ये तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप विकास कर रहे हो तो पर्यावरण को हानि होगी, बट इसका एक और मेथड है कि आप विकास के साथ पर्यावरण को बचा सकते हो, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। एक ऐसा विकास जिसके तहत आप अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हो और अपना विकास भी कर सकते हो। तो हमें हमारी लालच को ना देखते हुए उतने ही विकास की जरूरत है जिस विकास से हमारा पर्यावरण सही रहे। चीन और भारत के संबंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि चीन और भारत में किस तरह के विवाद हैं। पहला, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पना एवं चीन द्वारा भारतीय सीमा पर कब्जा करना। तो ये बहुत आम बात है, आजकल भी आपको पता है चाइना और भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखा जा सकता है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। 1962 में चीन और लद्दाख, नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, यानी जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, उसे बेसिकली उस टाइम पे नेफा कहा जाता था 1962 में। अरुणाचल प्रदेश पर अपना जबरन कब्जा कर लेना। तो 1962 में एक ये विवाद हुआ इंडिया चाइना को लेकर। चीन भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करता है।
देखो जैसे कि जो चीन था ना, चीन ने जो अपना परमाणु परीक्षण किया था वो 1964 में किया था, 1964 में। और आपको पता है इंडिया ने तो काफ़ी बाद में किया इसके, ठीक है। जब इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में और उसके बाद 1998 में, तो चीन को ना इस बात से बड़ी प्रॉब्लम हुई। हालांकि जो देश पहले खुद ही परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच विवाद हुआ। चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करना, जैसे कि आपने पुलवामा हमला देखा होगा, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पुलवामा हमला किया था, अभी आपको पता होगा 14 फ़रवरी 2019 की बात है, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान मारे गए थे। तो उस समय बात चल रही थी कि चाइना को ना ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या है, टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला जाए यूएन के अंदर। तो चाइना ने इसके ऊपर अपना वीटो का यूज़ किया, जिसकी वजह से चाइना की मदद से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय बाद चाइना ने मंजूरी दे दी और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। चीन द्वारा OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी नीतियों की शुरुआत करना। ये दो नीति है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जैसे कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, मान के चलो पूरा वर्ल्ड है और पूरे वर्ल्ड में ना चाइना यहाँ से एक रोड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। इस रोड के अंदर लगभग 164 कंट्रियाँ शामिल हो चुकी हैं और एशिया की 2 कंट्रियाँ भी शामिल नहीं है। वो कौन सी है, भूटान और भारत। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है क्योंकि अमेरिका चाइना को काफ़ी अपोज करता है, ठीक है। बट लगभग इसमें सारी कंट्रीज शामिल है, जिस बात से चाइना को बुरा लगता है कि इंडिया इसमें शामिल क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का एक इनिशिएटिव है और CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से क्या है कि चाइना अपने तरफ पाकिस्तान को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने 2 इनिशिएटिव और सुनोगे, एक आपने सुना होगा चाबहार पोर्ट, जो इंडिया ने बनाया है, ठीक है, ताकि वो अफगानिस्तान से होकर ईरान में जा चुके। और ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। वो पोर्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो चीन है वो पाकिस्तान जा सके और भारत के जो ट्रेड है उस पर नज़र रख सके और एशिया के अंदर एक अच्छा सा रूट ले सके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का मतलब है जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, जिनके पास पेट्रोल काफ़ी अच्छा है, जैसे गल्फ कंट्रीज़, खाड़ी देश, उनके अंदर जाने के लिए चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया पाकिस्तान के अंदर। ओके, चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी के लिए नोटा, ये नाटो नहीं है, ठीक है, ये नोटा है, एक मिनट, नोटा का प्रयोग करना, वैश्विक आतंक की लिस्ट से बाहर रखना, ठीक है। तो नोटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीटो होता है ना, यूएन का जो 5 स्थायी सदस्य है उनके पास वीटो पावर है। चाइना क्या करता है, चाइना बार बार अपना वीटो का यूज़ करता है और नोटा का यूज़ कर देता है, नॉन ऑफ द अबव। वो कहता है इनमें से कोई नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान के अगेंस्ट ये प्रूफ करने में कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। डोकलाम विवाद, जो हाल ही में चीन द्वारा भूटान में स्थित स्थिति को लेकर शुरू हुआ। तो डोकलाम एक प्लेस है, बेसिकली आप भूटान का एक एरिया है, ठीक है। उस एरिया पे चीन द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने बोला कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, दलाई लामा का भारत आना, ठीक है। जब 1959 में दलाई लामा भारत आए तो उनके साथ बहुत से शरणार्थी भी भारत आए और जब उन्होंने यहाँ पे आके निवास करा तो चाइना ने बोला कि जो इंडिया है वो हमारे इंटरनल इशू है, जो आधुनिक मसले है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, जो गलत है। तो लेके इंडिया और चाइना के संबंध आज के समय भी काफ़ी ज़्यादा बेकार देखे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे संबंधों की बात कर लेते हैं, ठीक है। चीन एवं भारत विश्व के 2 सबसे विकासशील देश है, दोनों विश्व शांति और विकास के लिए अनेक काम करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी विकासशील है, एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं, इनका ट्रेड काफ़ी सरप्लस है। हालांकि आज की कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, बट इंडिया और चाइना का ट्रेड आज भी काफ़ी अच्छा होता है। चीन भारत का पड़ोसी देश है एवं भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के बाद चीन से साझा करता है, ठीक है। तो BA का मतलब यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। CA का मतलब क्या है, चाइना, ठीक है। N का मतलब क्या है यहाँ पे, नेपाल, ठीक है। फिर क्या है, म्यांमार, ठीक है। फिर क्या है, भूटान, ठीक है। फिर क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो इंडिया है सबसे ज़्यादा अपनी सीमा किससे शेयर करता है, बांग्लादेश से। फिर किससे करता है, चाइना से करता है। तो आप याद रखना बचपन से MBA, ठीक है। 2019 में चीन एवं भारत ने राजनीतिक संबंधों के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है कि इंडिया चाइना आज भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया चाइना SCO में शामिल है, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों देश शामिल है और एक दूसरे से बातें भी करते हैं। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की एवं चीनी प्रधानमंत्री याओ के साथ चीन भारत संबंधों के सिद्धांत और चतुर्थमुखी घोषणा पर हस्ताक्षर किए,
ठीक है। तो आपको पता होगा चाइना के भी प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी चाइना की विजिट पे जा चुके हैं, तो अपने आप में इनके संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास पंचशील का सिद्धांत, जिसे 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताना 1954 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। अब ये पंचशील का सिद्धांत क्या है, इसमें 5 सिद्धांत देखते क्या है। एक दूसरे के देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे देशों के लिए गलत कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो भी एक दूसरे की सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, अखंडता है, उसका ध्यान रखेंगे। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। तो चाइना के अंदर जो चल रहा है उसे चाइना को मतलब होना चाहिए, भारत के अंदर जो चल रहा है उसे भारत को मतलब होना चाहिए। एक दूसरे की बातों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देशों पर आक्रमण ना करना, यानी एक दूसरे पे हम आक्रमण नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, भाईचारे का सम्मान करेंगे। परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, एक दूसरे देशों से अच्छा व्यापार करेंगे और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, ठीक है। तो शांतिपूर्ण हमारे जितने भी कार्य उसे पूरा करेंगे और एक दूसरे की नीतियों का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो आपका 4th चैप्टर यहाँ खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, एंड you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.